बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूम खान और मेरे साथ कराची से मौजूद है ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट से ही होने चाहिए या ओपन बैलेट से, इसके बारे में असल राय और सबसे कीमती राय तो सुप्रीम कोर्ट ही कल जारी करेगी। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों के हालात और वाक़यात से साबित हो गया है कि सियासी जमातों को ये मसला नहीं कि इंतखाबात ओपन हों या खुफिया बैलेट से, बल्कि उनका मसला ये है कि उनकी जमात को किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और सियासी जमातों को ये मसला भी नहीं कि वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त हुई या नहीं, बल्कि उनको फ़िक्र इस बात का है कि इस ख़रीदो फ़रोख्त का फ़ायदा उनकी अपनी जमात को हुआ या नहीं। इसका खुला सबूत ये भी है कि ये सारे ख़रीदो फ़रोख्त और वफ़ादारियाँ तब्दील करने के ख़िलाफ़ बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप इनके बयानात सुने तो कल बिलावल भुट्टो का बयान जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि हुकूमती MNAs अपोजिशन से राब्ते में हैं, और फिर उसके जवाब के तौर पे शहबाज गिल ने भी कहा कि 17 अपोजिशन अरकान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, यानी दोनों जानिब से ही अरकान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर असूल और इदाद-ओ-शुमार की बात करें तो हुकूमती इत्तेहाद के पास वाज़ेह अक्सरियत तो मौजूद है, इसलिए असूली तौर पर तो उनके उम्मीदवार को ही फतह हासिल करनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर पाकिस्तानी सियासत में फ़ैसले अक्सरियत और असूलों की बुनियाद पर होते तो मौजूदा चेयरमैन सेनेट अपनी नशिस्त पर मौजूद ना होते। अगरचे हुकूमत और अपोजिशन की दोनों की जानिब से जोड़ तोड़ की सियासत अरूज पर पहुँच चुकी है, लेकिन फ़ैसला 3 मार्च को ही होगा कि जोड़ तोड़ की सियासत में कौन जीता। हिलाली साहब, 3 मार्च को ये मफाद और पैसे में से किसकी जीत होगी? सुप्रीम कोर्ट की राय का सेनेट इंतखाबात पर कोई असर पड़ेगा? और फिर उसके अलावा ये भी इसमें भी बात करेंगे कि आगे MQM क्या करेगी, लेकिन सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि होगा क्या 3 मार्च को। देखिए, सीधी सादी बात यह है, चलिए अगर मैं आपको बताता हूँ हो गया क्या, मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल में नतीजा क्या होता, कितने सीट्स किसके पास होंगे और जिलानी साहब का क्या रिजल्ट आएगा। पहला तो मेरा फोरकास्ट ये है कि जिलानी साहब जीत जाएंगे। गिलानी साहब यूसुफ रजा गिलानी जो है इलेक्शन जीत जाएगा। अच्छा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सेनेट का कंट्रोल अपोजिशन के पास रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा सेनेट का कंट्रोल, बल्कि सेनेट को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इत्तेहादी जो हैं वो कंट्रोल करेंगे। तो ये एक मेरा फोरकास्ट है। और अगर ये नहीं हुआ किसी वजह इसके लिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान ये असेंबलीज को तोड़ देगा। वो तैयार नहीं है कि सेनेट का कंट्रोल, अगर लेजिस्लेशन पास नहीं होता है, इमरान खान इज नॉट रेडी टू रिमेन प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वो कहेगा कि मैं एक नए मैंडेट के लिए जाऊंगा और अगर वो ना मिलेगा खुदा हाफिज। हिलाली साहब, ये तो पहली बात तो ये है कि हिलाली साहब ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा आपका ये है कि जनाब, अगर एक तो ये कि यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे, लेकिन आपके बकौल वो चेयरमैन सेनेट नहीं बनेंगे, चेयरमैन सेनेट हुकूमती को उम्मीदवार ही बनेगा। दूसरी बात ये कि अगर ये ना हो सका नहीं तो नहीं, आई डिडंट से दैट। मैंने सिर्फ ये कहा कि वो इलेक्शन उनका जीत जाएंगे। बिल्कुल, वो जीत जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा चेयरमैन सेनेट वो नहीं बनेंगे, नहीं, लेकिन चेयरमैन मैंने कहा मगर सेनेट का कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल का मकसद अक्सरियत सेनेट का गवर्नमेंट के पास होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये समझते हैं कि अगर ऐसा ना हो सका किसी वजह से तो वजीर आजम इमरान खान असेंबलियां तोड़ देंगे? 100%। यह आपकी इतला है या तज्जिया? बस जो भी आप समझें, इत्तला तो नहीं हो सकता ना यार। मैं तो उसको फोन से तो नहीं बात करता हूँ। मगर ये मेरा उनकी बातों से, उनके दोस्तों की बातों से और इधर उधर के गुड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे ख्याल में इमरान खान अब तैयार नहीं है कि वो ओहदे पे हो जब उसके पास सेनेट का कंट्रोल ना हो और वो लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकता। व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल बड़ा सही सवाल है उनका
मैं क्यों रहूं जब लेजिस्लेशन में नहीं कर सकता? व्हाट्स द पॉइंट? मैं क्यों रहूं प्राइम मिनिस्टर? लेकिन हिलाली साहब, अगर वो असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, तो फिर तो अपोजिशन की तो जीत हो गई। पीडीएम का तो मुतालबा ये है कि नए इलेक्शन हो और वजीर आजम घर चले जाएं। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से देखा जाए तो पीडीएम जीत जाएगी। नहीं, वैसे अगर उनको सेनेट का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आया और लेजिस्लेशन, मैं फिर रिपीट करता हूं, मेजॉरिटी अगर उनके पास सेनेट पे ना हो और लेजिस्लेशन वो नहीं पास कर सकते, तो ऑर्डिनेंस के साथ तो रूल नहीं कर सकता ना कोई भी। तो वो फिर उनको बिल्कुल उनका कोई और ऑप्शन है ही नहीं है कि फिर वापस जाएं मैंडेट के लिए। और अगर वो मैंडेट मिल जाए, अक्सरियत आ जाए, हर चीज़ ठीक हो जाए, तो वो फिर रहेंगे। अच्छा हिलाली साहब, आपसे फिर बात करते हैं। अभी हमने किया है फैसल जावेद साहब ने। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। आपने हमें एक बार फिर टाइम दिया। ये जो सेनेट की इलेक्शन के हवाले से जोड़ तोड़ हो रही है और एमक्यूएम आज जोराने भी शामिल नहीं हुई, तो क्या वहाँ सिंध में क्या खिचड़ी क्या पक रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, जोड़ तोड़ तो अपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है कि जो जहाँ पे उनकी वोटें नहीं भी हैं वहाँ पर भी वो कोशिश हो रही है। आपको पता है पुराना इनका तरीकाकार है, लेकिन हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमारे जो जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं जो कि हमारी पार्टी से हैं या हमारे इत्तेहादियों में से हैं, वो पूरी तरह से हमारे कैंडिडेट्स के साथ खड़े हैं। हमें सिंध में भी कोई मसला नहीं होना, हमें इधर इस्लामाबाद में तो हम क्लियरली आराम से जीत जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी। और असल में जो पंजाब में हुआ है वो सही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो तनासब के हवाले से जो भी पार्टियों की पोजीशन होती है उसी हवाले से सेनेट के अंदर नुमाइंदगी होती है। तो ऐसा ही होगा हर जगह पे, आप देखेंगे रिजल्ट्स आपको बताएंगे। बाकी खाने में नहीं आए हैं या इस तरह नहीं हुआ है, वो अलग चीजें होती हैं। हमारे साथ हमारे इत्तेहादी खड़े हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। हाँ, पैनिक ऑपोजिशन के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक इस वक्त पाई जाती है, उन्हें समझ नहीं आ रहे, दावे उन्होंने बहुत बड़े किए हैं, लेकिन उनके अपने एमपीएज और एमएनएज ने उनकी कॉल पे इस्तीफे भी नहीं दिए थे। ये पुरानी बात नहीं है, ये बहुत करीब की बात है। और उनको फिर ये कहा गया एक जलसे में कि जो इस्तीफे नहीं देगा उसके उनके घरों का घेराव किया जाएगा, यहाँ तक नौबत चली गई थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप चंद लोगों की हम करप्शन बचाने के लिए हम इस्तीफे क्यों दें। तो वो उधर पैनिक जरूर है कि उनके अपने एमएनएज और एमपीएज उनकी बात नहीं मानते हैं। जी हिलाली साहब, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल पूछ सका, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जावेद साहब से। जावेद साहब, अगर यूसुफ रजा जिलानी साहब इलेक्शन जीत गए, मगर जैसे मैंने इससे पहले कहा था कंट्रोल वैसे सेनेट के आपके पास आ जाए, मगर वो इलेक्शन जीत गए, इसका कुछ आप क्या किस किस्म का आपका फिर इसके बारे में क्या सोच और ख्याल है? देखिए, अव्वल तो वो किसी सूरत इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इंशाल्लाह वो इलेक्शन हार रहे हैं और वो हारेंगे, और वो जीत ही नहीं सकते इलेक्शन। उनके तो नंबर्स ही नहीं पूरे हैं। और अगर वो कोई दावे कर रहे हैं कि जो हमारे ताल्लुकात की बिना पर ये वो, और वो पूरी जोर ये भी मार्केट में आपको पता है इस वक्त, और हिलाली साहब आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है, जितनी आपने तारीख देखी है सेनेट के इलेक्शन की, कि किस तरह से पैसे का इस्तेमाल होता है, वोट खरीदे जाते हैं। और खास तौर पे आपको पता है कि पीपल्स पार्टी किस तरह से पैसे लगाती रही है। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल आपके सामने है कि 6 एमपीएस थे लेकिन 2 सीटें उन्होंने निकाली और पैसे का इस्तेमाल किया। तो ये इनकी अब इस बार ये चलेगा नहीं है। और दूसरी बात, कल सुबह सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है, आइन की जो आर्टिकल 226 है उसकी तशरीह उन्होंने करनी है कि हमें प्रोसीजर के अंदर तब्दीली करनी है इलेक्शन एक्ट के अंदर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाना है। तो वो मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला आ जाएगा, और जो भी फैसला होगा आप देखेंगे कि पीटीआई के लिए विक्ट्री है हर सूरत। अच्छा फैसल साहब, आपने अभी बात की नोटों की और वोटों की खरीदे जाने की, तो शहबाज गिल साहब ने भी तो ये दावा किया है कि अपोजिशन के 17 रुकन जो हैं वो आप लोगों के साथ राब्ते में। तो क्या आप भी नोट इस्तेमाल कर रहे हैं या वैसे अपनी जमातों से मायूस होकर वो आपसे राब्ता कर रहे हैं?
अब देखिए वो राब्ते में है, ये तो उसको वो ही बता सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अभी रिसेंटली जब अपोजिशन ने उनसे इस्तीफों की बात की थी तो उनके लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी और उन्हें ना की थी, तो वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं उनके MNAs के अंदर और MPs के अंदर, अपनी पार्टियों के अंदर जरूर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। दूसरा, आपको एक एडवांटेज जरूर होती है जब आप हुकूमत में हो। आप जब हुकूमत में होते हैं तो लोगों के हल्के के मसाइल होते हैं, वो वैसे भी बना के रखते हैं और अपने मसले मसाइल जो आवाम के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको एड्रेस करवाना चाहते हैं। तो उस सूरत में तो राब्ते रहते ही हैं। ज़ाहिर अब जो आप देखें पंजाब में चीफ मिनिस्टर बुज़दार जो हैं उनसे तमाम अपोजिशन के जो भी अरकान हैं उनकी भी बड़ी बनती है, उनके साथ राब्ते भी होते हैं, उनके हल्के के मसाइल को भी देखा जाता है। तो ये एक अलग चीज़ होती है जब आप गवर्नमेंट में होते हैं। अच्छा फैसल साहब, हुकूमत में तो आप लोग उस वक्त भी थे जब डस्का में आपने देखा क्या हालात बने, जब नौशहरा में आप सीट हार गए, तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि हुकूमत में तो अब भी हैं लेकिन पैनिक थोड़ा सा आपकी पार्टी में भी है या सिर्फ अपोजिशन की जमातों में ही है? नहीं, इधर पैनिक नहीं है। और दूसरी जब आपने जनरल इलेक्शन की बात की है, जनरल इलेक्शन में जरा डिफरेंट चीज होती है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है, इसलिए हम अपील में भी जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसकी अपील में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आप अपोजिशन की जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उनके चेहरे पे बौखलाहट और पैनिक दिखाई दे रही है। हुकूमती सफ़ों में इस किस्म की चीज कोई नहीं है। काफी एतमाद पाया जाता है और वो एतमाद जरूरी भी है, क्योंकि आपको 3 तारीख की शाम रिजल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या इस एतमाद की वजह क्या थी। अच्छा फैसल साहब, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि मान लिया आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल पैनिक नहीं होगा, लेकिन वज़ीर आज़म ने जो ये फैसला किया कि अगले 2 दिन वो अपने MNAs से मिलेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे, गवर्नर पंजाब को भी ये हदायत दी गई है कि वो भी इस्लामाबाद ही रहे इलेक्शन तक और उनसे लोगों के जो खदशात हैं, जो उनके इतराज़ात हैं वो दूर करें, तो कहीं कुछ है तो सही? ये मुलाकातें तो होती रहती हैं, अभी कुछ अर्सा पहले भी हुई हैं, उससे पहले भी हुई हैं, और जाहिर है वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, और बाकी जो हमारे MNAs हैं या MPs हैं उनके साथ रेगुलर बेसिस पे इमरान खान साहब की मुलाकातें भी रहती हैं। अब ज़रा सेनेट की इलेक्शन भी आ रही है, अपने MNAs के साथ वो वैसे भी राब्ते में होना चाहिए और मुलाकातें होनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी एक इलेक्शन के अंदर यूनिटी नजर आनी चाहिए और ये यूनिटी है हमारी, और ये आपको दिखाई भी देगी 3 तारीख को, इसकी अमली जो तौर पे है आपको वो नजर भी आएगी। अच्छा फैसल साहब, अगर आप माइंड ना करें तो 1 मिनट हमारे साथ ही रहिएगा, मैं हिलाली साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर दूं। मैं इधर असल में जी जी जरूर, मैं वो पेशावर में ही हूँ, इधर हमारी मीटिंग एक चल रही थी इलेक्शन के हवाले से ही, बाहर आके आपसे बात कर रहा हूँ। हिलाली साहब, MQM जो कर रही है, सिंध ने जिस तरह उसको दावा किया है, आपने कहा सिंध में पीपल्स पार्टी में ने उसको ऑफर की कि आप हम आपको एक एक्स्ट्रा सीट दे देते हैं तो आप इनको छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं, उसके बदले हमें आप साथ जो आपके मेंबर है वो वोट यूसुफ रजा गिलानी को दें। तो सिंध में ये क्या पकड़ा है, इस पर ज़रा रोशनी डालें, आप कराची में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनका ये एक किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, अब शायद वो कुछ बेहतर ऑफ़र के लिए ठहरे हुए हैं, और अगर उनको वो ऑफ़र ना मिला तो इन्फॉर्मेशन ये है कि वो तैयार हैं गिलानी के 2 सीट वोट देने के लिए। मगर एक और चीज़ का ख़बर ये भी आया है कि चुपचाप वेरी साइलेंटली जो हमारा अंपायर का जो न्यूट्रलिटी है वो साइलेंटली थोड़ा इरोड हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये नहीं कह सकते हैं हम कि एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जो हम सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में सिचुएशन फ्लूइड है, डायनामिक है, और जैसे मैंने कहा सब कंसंट्रेशन सबका ये है कि कंट्रोल सेनेट का गवर्नमेंट के पास आए, गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों के साथ आए। बिल्कुल ठीक, हिलाली साहब बिल्कुल सही कहा आपने। फैसल साहब, आपने सुनी हिलाली साहब की बात, मैं आपसे आखिर में सिर्फ ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर MQM जिस तरह के आज वो जोराने में नहीं आई और उन्होंने ये कहा, बहाना ये है कि जी हमारे MPAs तंजीम साजी में मसरूफ़ थे, तो ऐसे कौन से हालात थे जिससे सारे MPAs उनके तंजीम साजी में मसरूफ़ थे? दूसरी बात ये कि ये जो अगर MQM पीपल्स पार्टी के साथ कर लेती है, क्योंकि वो काफ़ी देर से कह रहे थे हमें हुकूमत से कुछ नाराज़गी हैं, कुछ मसाइल हैं, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी?
नहीं, एमक्यूएम ने तो पिछले दिनों बिल्कुल कहा है कि वो बिल्कुल पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी बात देखिए, हम कितनी भी बातें कर लें, एनालिसिस कर लें, चीजें कर लें, खाने की बात कर लें, जराने की बात कर लें, इन दी एंड 3 तारीख को पता चलेगा। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, एमक्यूएम हमारे साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, हमारी हुकूमत का हिस्सा है और हिस्सा भी रहेगी, और वोट भी हमारे ही कैंडिडेट को देंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको फिर वाज़ेह भी हो जाएगा जी। बहुत बहुत सेनेटर फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। हिलाली साहब, आपने वो तो बड़े मुतमिन हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है फैसल जावेद साहब के एमक्यूएम उनका साथ नहीं छोड़ेगी, और वो सिंध वो जो आपने ये भी सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा जो मैंने कहा था, कुछ न्यूट्रलिटी पे थोड़ा सा पानी फिर रहा है वो न्यूट्रलिटी थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है, और वो उसका इम्पैक्ट इन पे ज़्यादा पड़ेगा एमक्यूएम वालों पे। तो ये सब चीज़ें अनसर्टनिटी है, फ्लूइड है। आप तो उनको पूछ रहे हैं, वो और क्या जवाब देता? आपके सब सवाल के जवाब मैं पहले से ही कह देता कि वो यही कहते, आपको भी पता है वो यही कहना था, उनसे क्या आप स्ट्रेटजी दे रहे हैं? मगर मेरे ख्याल में हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि अंदाज़ा तो हमें अंदाज़ा तो होता है कि जब हम सवाल करेंगे तो उसका क्या जवाब आएगा, लेकिन हमारे जवाब की वो अहमियत नहीं होती जो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जवाब आए। तो असल में ये भी जानना होता है कि वो खुद पार्टी वाले क्या सोच रहे हैं, हुकूमती लोग क्या सोच रहे हैं। नहीं, बड़े मंजे हुए लोग हैं ये, कुछ आपको कोई लीकेज नहीं होगा इनसे, वे वही बात करेंगे जो कहना चाहिए। ये सब ठीक है, सब हमारे साथ हैं, सब हमें वोट दे रहे हैं, और आप देख लें। और जब वोट आ जाएगा इनको तो आप कभी नहीं पकड़ेंगे ना, इनको तो याद ही नहीं होगा कि इनसे बात भी हुई थी। नहीं, हम चला लेंगे वो पिछले ये फुटेज निकाल के। अच्छा क्या फायदा। अच्छा हिलाली साहब, फवाद चौधरी साहब और मुराद सईद साहब और ये पीटीआई के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अगला जो इलेक्शन है वो इलेक्शन सिंध में भी पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपस में होगा, यानी वो एमक्यूएम का कराची में या सिंध में उस तरह से रोल नहीं देखते। तो एमक्यूएम जो है वो उसके लिए भी आप नहीं समझते कि फिर अगर ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना उनके अपने भी फायदे में है, क्योंकि जिस तरह माजी में भी वो पीपल्स पार्टी के साथ पिंग पोंग खेलते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं एमक्यूएम क्या सोच के ये नतीजा अब निकालेगी? उनका सिर्फ एक है ग्राउंड, अर्बन एरिया सिंध के, कराची, हैदराबाद, सक्कर और कुछ हद तक बदीन, कुछ बहुत कम, मगर सक्कर पे ज़्यादा जोर है। देखिए क्या फ़ायदा है उन लोग अगर पीपीपी के साथ, पीपीपी तो प्रोविंस में हर वक्त मेजॉरिटी में होगा, और पीपीपी का जो दूध लेना है, गूस जो गोल्डन एग ले करता है पीपीपी का, पैसे जो आते हैं पीपीपी के वो कराची से आते हैं, और कराची में उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कराची में एमक्यूएम की ज़्यादा होती है, जो भी होती है एमक्यूएम की ज़्यादा होती है इधर से। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर वो उनके साथ इकट्ठे हो तो वो जो गोल्डन एग जो आ रहा है उसको शेयर करना पड़ेगा, मगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो इनको कभी करने नहीं देते हैं, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टी को बेनिफिट करने के लिए। तो इनका और ये लड़ाई नेचुरल एक लड़ाई है, मगर पीटीआई आके और भी कॉम्प्लिकेट हो गया है सिचुएशन। अब ये हुआ है कि अर्बन सिंध के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं, एमक्यूएम, पीटीआई और पीपीपी। इनका जो अलायंस होगा ये कभी नेचुरल एक अलायंस नहीं होगा। एक्चुअली अगर नेचुरल अलायंस होना था तो अर्बन सिंध और रूरल सिंध का होता। पीपीपी तो एक रूरल सिंधी पार्टी बन गई है ना, अर्बन सिंध में भी उसका रेपुटेशन कम है। हिलाली साहब, लेकिन एक तो ये मैं कह रहा हूँ हिलाली साहब, इस पर अभी मैं आपको सुनवा देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो क्या फरमाते हैं कराची के हवाले से, वो पहले सुन लें फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जहाँ तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात है, वो हुकूमत से जो मुतालबा कर रहे हैं कराची के हकूक़ के लिए, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के साथ मिल के उसका आवाज़ में, उसमें मुतालबा में ज़्यादा ताकत होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हर जगह हमारे साथ। अब देखें बिलावल भुट्टो जो है वो आज जो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ
मुलाकात के बाद मीडिया से बात की तो उसमें भी उन्होंने यही किया कि जी उन्हें चाहिए कि MQM ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकती है। कराची में आप देखें एक और भी फ्रीक है, मुस्तफ़ा कमाल। आज उन्होंने अलासिफ स्क्वायर में जो जलसा किया पख्तूनों के साथ, वो भी कराची का एक अच्छा बड़ा जलसा था। अब बात यह है कि उनका भी स्टेक है। अब MQM जो है उसमें देखें, एक तो वो पहले वाली बात नहीं रही, MQM वो पहले वाली जमात नहीं है जिसका कराची में उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था। दूसरी बात यह कि MQM के कई ग्रुप्स और कई धड़े बन गए। उसके बाद अगरचे 2018 के इलेक्शन में PSP ने कोई ज़्यादा डेंट नहीं डाल सकी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में शायद अगले इलेक्शन में, क्योंकि MQM भी कुछ डिलीवर वहाँ नहीं कर सकी, ना वफाक से कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू करा सकी, ना जो वफाक की तरफ से वादे किए गए और पैकेज दिए गए उन पे अमल हो सका, तो आपने समझते कि इस सूरत हाल में उनके लिए भी कुछ जगह बनेगी? बिल्कुल बनेगी उनके लिए जगह, और जगह बना हुआ था प्रीवियस इलेक्शंस में, मगर कुछ वाक़ये हुए हैं इसलिए कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकी। बिल्कुल वो खुद बड़ा तगड़ा कैंडिडेट है और उसकी पार्टी भी जो है वो सबके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा है, ख़ास तौर इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मेरे ख्याल में वो भी एक और पार्टी आ गई है, PTI, PPP। और ये अब देखिए PPP जैसे मैंने आपको कहा है ये रूरल पार्टी हो गई है। अब विच इज़ दी अर्बन पार्टी जिससे PPP हर वक्त एक अलायंस में होगी, और वो हो गया है MQM। इसलिए PTI के साथ तो बड़ी शदीद लड़ाई है। और PTI इस वक्त मेरे ख्याल में सेनेट में 11 या 12 सीट्स ले रहे हैं, और PPP जो है सेनेट में 10 या 11 सीट्स ले रहे हैं। तो इनका जो मुकाबला है ये बड़ा शार्प डिफरेंसेस हैं और शार्प इनका मुकाबला होता है। तो कराची का फ्यूचर जो है, अर्बन सिंध का जो फ्यूचर है, ये इन दो पार्टीज में होगा, MQM, PTI एंड वो जो है पाकिस्तान, क्या है वो उसका पार्टी, कमाल का वो पार्टी। ठीक है लाली साहब, अब वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अपने अगले मौज़ूआत पे। उस नाज़रीन मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ अर्सा कबल ऐसे लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने जा रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद भी कई बार इस हवाले से आलमी दुनिया को खबरदार किया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और भारत की तरफ से LOC पर अमन कायम रखने के लिए, अमन बरकरार रखने के लिए जंग बंदी के मुआहदे की पासदारी करने का ऐलान किया गया है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक ने खैर मकदम भी किया। अगरचे अमन की अज़्म का इजहार करना खुश आइंद है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि अगर भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम जारी रखता है तो फिर अमन कैसे कायम रह सकेगा। और ये भी सवाल यहाँ मौजूद है कि भारत को एकदम से अमन याद क्यों आया। जी हिलाली साहब, जंग की धमकियाँ देने वाला अचानक अमन की तरफ कैसे आ गया, बुद्धि को हुआ क्या? देखिए सीधी सादी बात यह है कि अमेरिकन नया एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है वो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है। और बाइडन जो है वो ठीक तरीके से साउथ एशिया का उसका जो पर्सपेक्टिव है वो एक्यूरेट पर्सपेक्टिव है। उसने देख लिया है कि मोदी क्या कर रहा है और कितना डेंजरस सिचुएशन है कश्मीर में। तो उसने मोदी को कहा है कि देखो मैं इंगेज होना चाहता हूं इस मामले में, मगर इंगेज होने के पहले तुमसे और पाकिस्तान से मैं एक अश्योरेंस चाहता हूं कि तुम लोग जो हो लड़ाकू नहीं हो, तुम लोग जंग की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम अमन की तैयारी कर रहे हो, पीस की तैयारी कर रहे हो। लिहाजा ये एक स्टेटमेंट तुम्हारे से ज़रूरत है अगर मैंने तुम लोगों के साथ इंगेज होना है। और हमारे लिए तो अमेरिकन इंगेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं हमारी इकोनॉमिक हालत ऐसी है कि हमें हर किस्म की असिस्टेंस चाहिए। तो हमने और इंडिया ने मिलके 2003 का एग्रीमेंट, जो कुछ नहीं है एक्चुअली, 2003 का तो एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ है। हमने कहा हाँ भाई ये जो 2003 का एग्रीमेंट है ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट है, लिहाजा हम इस पर अमल करना चाहते हैं। अमेरिका भी खुश हो गया। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जो कहा था और जो हमने किया है उसमें फ़र्क है। और देखिए आपने कहा कि हिंदुस्तान जंग के इतना ये था और अब देखिए क्या बातें कर रहा है,
मगर हमने जो कहा था और ये एग्रीमेंट, इसमें फर्क नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मिसाल के तौर पे हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि फ़र्क तो है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा जो सवाल है वो ये है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर आप इसको सारी सूरत हाल को देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी जब 2 दिन पहले श्रीलंका गए थे, वहाँ आपने उनकी टोन भी देखी। ये आपकी बात ठीक है कि बाइडन ने इन दोनों से कहा कि जी आप हालात जो हैं थोड़े से नॉर्मल करें, फिर मैं इसमें आता हूँ, ताकि इन दोनों को उन्होंने कहा होगा कि बच्चों ज़रा ठंडे हो जाओ। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि इंडिया जिसमें फाशिस्ट हुकूमत है, मोदी जैसे फाशिस्ट लोगों से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है? उनका तो काम है धोखा देना, उनका तो काम है हमेशा वादा करके मुकरना, उनका तो काम है वो बात कोई करते हैं, नतीजा उसका कोई निकालते हैं और फिर हमेशा हर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस काम में भी इंडिया की कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी चाल ना हो कि जिससे इंडिया दोबारा पाकिस्तान को इस तरफ ला के तो अपनी कोई दूसरी चाल चलने की कोशिश करे। तो आपको नहीं लगता, अगर मैं इस पे आपकी क्या राय, सुन लें, मैं आपकी राय जानने से पहले शेख रशीद साहब ने भी इस हवाले से क्या कहा वो भी ज़रा सुन लेते हैं। हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आर्टिकल 370 और 5A वापस लिया जाए और कश्मीर को उसकी पुरानी हैसियत में बहाल किया जाए। पाकिस्तान तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर को पसे पुश्त रख कर बातचीत करना मुल्क और कौम और कश्मीरियों से गद्दारी होगी। अब देखिए हिलाली साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमेशा कश्मीरियों के हमायती रहे हैं, तहरीक कश्मीर के भी हमायती रहे हैं। उन्होंने साफ वाज़ेह कह दिया कि कश्मीरियों को पसे पुश डाल के कोई बात जो है वो ठीक नहीं होगी। अब आप बताएं, आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जो उसने कहा था शेख रशीद ने, वो इमरान खान कह रहे थे, कोई बड़ी बात तो नहीं है, हमारा स्टांस यही है। तो यही मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये एग्रीमेंट और हमारा जो स्टांस था, इसमें ये फ़र्क क्यों है, और है एक फ़र्क। जैसे हिंदुस्तान का भी एग्रेसिव एटीट्यूड और सडनली कहना कि हम ये इस पे अबाइड करना चाहते हैं, हम ये एग्रीमेंट पे अमन करना चाहते हैं, और वजह उसका ये है कि मेरे ख्याल में, मुझे फ़िक्र ये लगी है कि सियाचिन में क्या हुआ, उन्होंने जाके हाई ग्राउंड ले लिया। सियाचिन में बातें तो ज़रूर हुई, मगर वेकेशन तो हाई ग्राउंड से नहीं हुआ। मगर कारगिल में क्या हुआ, भागा भागा गया नवाज शरीफ क्लिंटन के पास, और क्लिंटन ने उसे क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पास आने की तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, अगर तुम हमारी इमदाद चाहते हो तुम पहले लिख के लाओ कि हम कारगिल के जो हिस्से हमने लिया था इंडिया से, उधर से हम निकलेंगे। उसने कहा हाँ हम निकलेंगे। उसने कहा अच्छा फिर आओ, फिर मैं सुलह करता हूँ। अब मुझे एक फिक्र लगी है, सियाचिन से वो नहीं हटे, मगर हम कारगिल से हट गए। अब हमने कहा है इनको, जैसे शेख रशीद ने कहा है 370 ख़त्म करो, ये करो वो करो, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने नहीं किया, मगर बात करने के लिए तैयार है। तो क्या आपने जो सवाल उठाया है एक लिहाज से बड़ा मुनासिब सवाल है। अब क्या ये नहीं आपको फिक्र है, जैसे मुझे है, कि जब मोदी चाहे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे, जब वो समझता है उसको वोट चाहिए, जब वो समझता है इंडियन इलेक्शंस आ रहे हैं और मुझे पाकिस्तान के साथ एक वो क्या पब्लिसिटी कू करना है, जैसे पहले कोशिश की थी। हिलाली साहब वो कुछ भी कर सकता है, हिलाली साहब वो कुछ भी हिलाली साहब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरी राय सिर्फ यही है, मेरी राय ये है कि ये देखें, उसने कश्मीर में जो करना था कर लिया। अगर 370 वो बहाल नहीं करता, अगर वही सूरत हाल रखता है, तो अब वो अमन का के या जो भी के, अब आप देखें ना, उससे कश्मीरियों को उनका हक तो नहीं मिलेगा। कश्मीरियों बेचारों पे तो जो जुल्म होने थे वो तो उसने कर दिए, लिहाजा उससे तो उसे वापस जाना चाहिए। अमेरिका को भी उस पर यह दबाव डालना चाहिए कि आप पुरानी पोजीशन पे वापस जाओ। अब दूसरी बात ये है लाली साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी बात सुने एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका की कोई, हाँ, अमेरिका उन पे दबाव नहीं डालेगा। इसलिए मैंने 2 वाक़या, सियाचिन का वाक़या मैंने दिया, मगर देखिए जब हमारे पे दबाव डालना आया, कितना दबाव डाला। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कुछ भी हो सकता है उससे, मगर क्या है फिर वो वजह जो हम पीछे हटे हैं, और हटे हैं हम एक लिहाज से थोड़ा सा पीछे, क्यों?
और वो सिर्फ एक ही बात यह है, हमारी इकोनॉमिक हालत जो ऐसी है वो ऐसी है कि अमेरिका की गुडविल की ज़रूरत है। इसका मतलब नहीं है कि हम हट गए हैं। हम समझते हैं कि 370 ख़त्म नहीं हुआ है, हमें पता है कि एनेक्सेशन कश्मीर का हो गया है, हिंदुस्तान ने ले लिया है और बग़ैर इसको वापस करे वो बातचीत उनके साथ नहीं होती। मगर जब अमेरिका हमारे पे दबाव डालता है और हमारे हालात ऐसे हैं, हमें कोऑपरेट कुछ हद तक करना चाहिए। अब देखेंगे। हिलाली साहब मेरी बात सुनिए, इंडियन मीडिया में ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में ये जो अमन की मूव चली है और अगर अमन कायम हो जाता है तो इस साल के आखिर में सार्क कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में हो सकती है और उसमें मोदी भी आ सकते हैं। तो ये मोदी एकदम से जो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है, एकदम से अगर ये कह रहा है और वहाँ का भारतीय मीडिया इसका प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि जनाब अमन होता है और इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस होती है तो मोदी वहाँ शामिल होंगे, जाएंगे, शरीक होंगे, तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं? हम लोगों को अनाउंस करना चाहिए कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं और जैसे हमने पहले कहा था, एक शर्त पे कि ये सब जो तुमने ये चीज़ें की हैं वापस लो। अगर वो वापस नहीं लेते, बातचीत का सक्सेस हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये वी शुड मेक इट क्लियर। और मेरे ख्याल में मोदी का इधर आना बहुत बड़ी बात है। पहले तो उसे हमें एश्योरेंस दें कि ये सीरियस निगोशिएशंस होंगे और वो हो ही नहीं सकते, शुरू भी नहीं हो सकते जब तक उन्होंने आर्टिकल 373 जो उन्होंने किया है वापस नहीं लिया। ये कश्मीरियों का स्टांस है। आप यकीन करें, आज मुझे वो देखते हैं हमारा प्रोग्राम कश्मीर में, आज मुझे फ़ोन आया क्या खुदा के लिए साहब ये हमारा स्टांस है, आपका है। मैंने कहा हमारा प्राइम मिनिस्टर ने कह चुका है कि हम पीछे इस बात पे नहीं हट और हम हट ही नहीं सकते इस बात पे। हिलाली साहब, आपका जो मौक़िफ़ है ये सिर्फ आपका मौक़िफ़ नहीं है, ये हमारी स्टेट का भी यही मौक़िफ़ है, हमारे आर्मी चीफ का भी यही मौक़िफ़ है, हमारे वज़ीर आज़म का भी यही मौक़िफ़ है, पूरी कौम का ये मौक़िफ़ है और कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त हमें ये चाहिए कि सिर्फ इकोनॉमी को देखते हुए किसी ऐसी चीज़ पे हम राज़ी ना हो जाएं जिससे इस काज को नुकसान पहुंचे। ठीक है, अब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जमाल खशोगी के हवाले से कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो तनाव बढ़ रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक तरफ तो कल अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि अमेरिका के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नहायत अहम हैं और अमेरिका सऊदी अरब का दिफा और उसके साथ तिजारत जारी रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन जब से इक़्तिदार में आए तब से आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर सामने आती है जिससे अरब ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब से अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद तलख़ी की तरफ चले जाते हैं। गुज़श्ता दिनों हौसी बागियों को दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकालने और ईरान के साथ मुआहदे की तजदीद की खबरें तो आईं, लेकिन अब अमेरिका खुफिया रिपोर्ट में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की ज़िम्मेदारी भी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पर आयद कर रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर अरब ममालिक ने भी इसके हक़ में बयानात दिए। पाकिस्तान ने भी अपना वज़न सऊदी अरब के हिस्से में डाल दिया है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका और अरब ममालिक के तलहीन क्या रुख इख्तियार करेगी। जी हिलाली साहब, आपका क्या ख्यालिया दिनों में सऊदी अरब अमेरिका ताल्लुकात में जो तब्दीली आई है वो जो बाइडन के सदर मुंतखब होने की वजह से है क्या? हाँ बिल्कुल 100%। ट्रंप तो कुछ नहीं कर रहा था। देखिए, ये सोचिए, वॉशिंगटन पोस्ट जिसके लिए काम करता था खशोगी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है, इन्फ्लुएंशियल पेपर है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है पूरे, मैं तो समझता हूँ पूरे वेस्ट में। तो उनका एक रिपोर्टर खशोगी जो था, उनका एक स्टाफ राइटर, उसको कत्ल किया गया है और अमेरिकन का इन्वेस्टिगेशन बता रहा है कि उसका कातिल जो है वो था सलमान साहब जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के। अब जब अमेरिकन रिपोर्ट ये कंक्लूड कर रहा है कि
अमेरिका के सबसे बड़ा एलाय इत्तेहादी, उसका जो डे फैक्टो रूलर है, उसने अमेरिका के सबसे बड़े बहुत बड़े अखबार का एक इन्फ्लुएंशियल को कत्ल किया है, और किस तरीके से किया है वो भी हमें पता है। तो जाहिर था बाइडन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, उसने कहा ये ट्रंप जो है ऐसे लोगों के साथ मिला हुआ है, ये बहुत बुरी बात है, और मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बल्कि उसने कहा सैंक्शंस लगाऊंगा और साथ साथ मैं आर्म्स जो सेल्स हैं वो काटूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। चलिए, लेकिन अब वो आ गया है, कुछ तो उसको करना है। हिलाली साहब, एक करना बात है ना कुछ। जी बिल्कुल करें, लेकिन एक बात याद रखें कि अभी तक ये सिर्फ इल्ज़ाम है। मोहम्मद बिन सलमान पे भी इल्ज़ाम लगा था कि खशोगी के कत्ल के पीछे उनका हाथ है। अभी तक ये इल्ज़ाम साबित तो नहीं हो सका दुनिया की किसी भी अदालत में। नहीं, ये पाकिस्तान की अदालतों में अभी तक नहीं हुआ, और शायद कभी होगा नहीं। मगर बात असल ये है कि अमेरिका, जिधर तक अमेरिका और अमेरिका का सदर है, वो कम्प्लीटली कन्विंस्ड हैं कि ये कत्ल जो हुआ है और जो ऑर्डर किया गया था वो क्राउन प्रिंस था। वो एक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे, उसका बुनियाद पे ये स्टेप्स ले रहे हैं ना यार। ये ऐसी बात नहीं है कि 5 साल के बाद वो कहेंगे अच्छा ऐसी कुछ चीज़ हुई थी तो अब तक इसका सबूत नहीं आया। तो मैं आपको ये कहने वाला था कि मगर अमेरिका कर क्या रहा है। देखिए चालाकी क्या है, क्या किया है बाइडन ने। वो 10-12 लोग जो वो टीम था उधर से आया था वो हवाई जहाज में इसको कत्ल करने के लिए, उनको सैंक्शन कर दिया है। उनको सैंक्शन किया उनके अकाउंट्स बंद कर दिए, उनका पासपोर्ट का ये वो। दूसरी चीज़ क्या की है, कौन से आर्म सेल्स वो रिव्यू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम वो आर्म सेल्स इसको नहीं देंगे जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं। भाई क्या मतलब, एक मिसाइल जब आपके पास होता है तो आप उसको डिफेंसिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफेंसिवली भी कर सकते हैं। ये बड़ा एक वेरी सटल डिफरेंस है। वो कहते हैं डिस्टिंक्शन डिफरेंस विदाउट डिस्टिंक्शन। तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं हुआ है उनको। अच्छा हिलाली साहब, कुछ होगा भी नहीं। अच्छा हिलाली साहब कर रहा है। हिलाली साहब अब सुन लें, मैं आपकी इस बात से आखिरी जो आपने फिक्रा कहा कि कुछ ना हुआ ना होगा, इससे 100% मुत्तफिक हूँ। क्या कि ये जो रिप्लाई ये अमरीकी हुकूमत की तरफ से एक पब्लिसिटी स्टंट ही रहेगा, और उसमें मैं नहीं समझता कि मज़ीद कुछ आगे बने। नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।